नमस्कार, जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर का जो हमारा थर्ड पेपर है, हमारे थर्ड पेपर में जो हमारा सभ्यताओं का हमारा टॉपिक चल रहा है और उसी में आज का हमारा टॉपिक है गणेश्वर। और जब हम सभ्यताओं की बात करते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें हमारी प्रारंभिक सभ्यता जो है कालीबंगा है और कालीबंगा और एक है हमारी गणेश्वर है, बैराट है, जी हां, और आहड़ है। ये सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं और सभ्यताओं से 3 एक प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। आप कोई से भी एग्जाम को देख लें कॉलेज लेक्चरर के को, तो आपको पता चल जाएगा कि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कालीबंगा है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज है हमारी ताम्रपाषाण सभ्यता, जो गणेश्वर सभ्यता है। इसी गणेश्वर को तांबे की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से जो तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं उनमें 99% उनमें तांबा है, इसलिए इसे तांबे की जननी कहा जाता है। और आज हम उसी गणेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। जी हां, या ये गणेश्वर जो है ये नीम का थाना में सीकर जिले में स्थित है, कांतली नदी पर स्थित है। जी हां, कांतली नदी पर स्थित है और यहां से हमें पत्थर के बांध भी प्राप्त होते हैं। जब पत्थर के हमें यहां से बांध प्राप्त होंगे तो उससे अंदाजा यह लगाया जाता है कि इस समय यहां पर बाढ़ आया करती थी। जो साक्षी होते हैं, साक्ष्य खुद नहीं बोलते, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार साक्ष्य को बुलाया जाता है। जी, साक्ष्य खुद नहीं बोलते, साक्ष्य को बुलाया जाता है। जैसी जैसी चीजें हमें इस गणेश्वर टीले से प्राप्त होगी उसी के आधार पर हम इसकी व्याख्या करेंगे, उसी के आधार पर हम इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे यहां से पत्थर का बांध प्राप्त हुआ है तो पता चलता है कि उस समय यहां पर बाढ़ आती थी। जब यहां से तांबे के कांटे प्राप्त होते हैं मछली पकड़ने के, तो पता चलता है कि जो यहाँ के जो लोग थे वो मांसाहारी लोग थे। कैसे लोग थे? मांसाहारी लोग थे। जी हां, और हम बात करें जो ये गणेश्वर है, ये 2800 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। जी हां, तो आज हम उसी गणेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। जी हां, आज हम उसी गणेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है ये ताम्रपाषाण काल का। जी हां, हम बात करें कि जो ये गणेश्वर है, जी हां, हम बात करते हैं कि जो ये गणेश्वर है, गणेश्वर जो है, सबसे पहले तो एक चीज कॉमन है। हम राजस्थान की या हम भारत की कहीं की भी हम सभ्यता की बात करें तो एक चीज कॉमन है, हर जगह से हमें क्या प्राप्त होता है? टीला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टीला प्राप्त होता है। जो ये टीला है, हम बात करें आज से 3-4 हजार वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज रहते थे, जब उनकी बस्तियां जब उजड़ती है तो वो टीले का रूप धारण कर लेती हैं। किसका रूप धारण कर लेती हैं? टीले का रूप धारण कर लेती है। और हम बात करें ये जो टीला है, इस टीले की जब हम खुदाई की बात करते हैं, जी हां, इस टीले की जब हम खुदाई की बात करते हैं तो 1977 ईस्वी में रत्नचंद्र अग्रवाल ने की थी। आजकल आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि रत्नचंद्र अग्रवाल कौन से स्थल से संबंधित थे। ऐसे प्रश्न भी आपसे आजकल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जी हां, किसने की? रत्नचंद्र अग्रवाल ने की। इसके बाद अब रत्नचंद्र अग्रवाल ने तो इसकी खुदाई कर दी, लेकिन इसमें केवल रत्नचंद्र अग्रवाल अकेले ही इसमें शामिल नहीं थे। तो हम बात करें 1978 और 89 ईस्वी में, जी हां, 1978 और हम बात करें 89 ईस्वी में विजय कुमार ने भी इसकी खुदाई की। किसने? विजय कुमार ने भी इसकी खुदाई की। अब बात यह है कि जब तक कोई टीला बंद है, जब तक हमें कुछ मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। जब तक कोई टीला बंद है, जब तक हमें कुछ मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। जब टीले की खुदाई की जाती है, जी हां, जब टीले की खुदाई की जाती है
और उस टीले के अंदर से जो जो चीजें प्राप्त होती है उसी के आधार पर हम पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। जी हां, जब तक कोई टीला बंद है, जब तक कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, हम बात करें कहां पर स्थित है। जी हां, ये सीकर जिले में, जी हां, ये सीकर जिले में नीम का थाना में स्थित है। नीम का थाना में स्थित है। जी हां, सीकर जिले के नीम का थाना में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है? हम बात करें ये जो नदी पर स्थित है तो ये कांतली नदी पर स्थित है। कौन सी? कांतली नदी पर ये स्थित है। जी हां, कौन सी नदी पर स्थित है? कांतली नदी पर स्थित है। अब हम बात करें, अब ये टीला है, इसकी खोज कर दी गई है, ठीक है ना, इसकी खुदाई कर दी गई है। अब हम बात करें कि जब इसकी खुदाई की जाएगी, जो जो चीजें यहां से प्राप्त होगी उसी के आधार पर हम इसकी क्या करेंगे? हम इसकी व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? हम इसकी व्याख्या करेंगे, हम इसे समझेंगे। जो साक्ष्य हमें टीले से प्राप्त होंगे उसी के आधार पर हम पता लगाएंगे कि इस ये टीला जो था यहां का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन कैसा था। ठीक है, हम बात करें सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जी हां, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कार्बन 14 के अनुसार। जी हां, कार्बन 14 के अनुसार ये जो गणेश्वर जो टीला है 2800 ईसा पूर्व का टीला है। कौन सा टीला है? 2800 ईसा पूर्व का टीला है जो ये गणेश्वर टीला है। अब बात है कि ये जो कार्बन जो 14 है ये क्या चीज है? जी हां, ये कार्बन जो 14 है ये समय ज्ञात करने की, जी हां, ये समय ज्ञात करने की कार्बन 14 एक क्या है? एक वैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? एक वैज्ञानिक विधि है। जी, कार्बन जो 14 है ये समय ज्ञात करने की एक वैज्ञानिक विधि है। इस वैज्ञानिक विधि की जो खोज की थी इसकी 1946 ईस्वी में वीएफ लीवी ने इसकी खोज की थी। जी हां, कैसी श्रीवास्तव में 1946 है, लेकिन आजकल नई किताबों में 1949 आता है इसका। ठीक है ना, वीएफ लीवी ने इसकी खोज की थी। इसकी जो अर्ध आयु है 55-68 वर्ष है। जी हां, इसकी जो अर्ध आयु है वो 55-68 वर्ष है। कोई स्थल कितना पुराना है, कितना पुराना नहीं है, उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त की जाती है वो कार्बन 14 के माध्यम से ही की जाती है। तो कार्बन 14 के अनुसार इस गणेश्वर का जो समय है, गणेश्वर का जो समय है वो कितना है? 2800 ईसा पूर्व है। ठीक है, ये तो एक इसका समय की बात हो गई, क्योंकि समय भी पूछ लिया जाता है। जब हम गणेश्वर की बात करते हैं तो कार्बन 14 के अनुसार इसका जो समय है वो 2800 ईसा पूर्व है। जब हम बात करते हैं, जी, जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं कालीबंगा की, तो कालीबंगा का जो समय है उसका समय है कार्बन 14 के अनुसार 4000 ईसा पूर्व, और इसका जो समय है इसका समय 2800 ईसा पूर्व है। अब हम बात करें कि हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। हम बात करें यहां से तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। किसके? यहां से तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। जी हां, यहां से तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। किसके औजार प्राप्त होते हैं? तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। भाई तांबे के औजार तो और जगह से भी प्राप्त होते हैं, आहड़ से भी प्राप्त होते हैं, गिलुंड से भी प्राप्त होते हैं, लेकिन यहां पर ऐसी क्या चीज है जो ये तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो बड़ा प्रसिद्ध चीजें हैं। ऐसी क्या चीजें हैं? हम बात करें यहां के जो तांबे के औजार हैं इनमें 99% क्या है? तांबा है। इनमें 99% क्या है? तांबा है। हम ये कह सकते हैं ये शुद्ध तांबे के औजार है। क्या है? शुद्ध तांबे के औजार हैं। ये जो औजार हैं ये शुद्ध तांबे के औजार हैं जिनमें 99% क्या है? तांबा है। अब इतिहासकारों ने दिमाग लगाया, जहां के औजारों में 99% तांबा हो तो इसका मतलब यह था उन्हें तांबा कहीं दूर से लाने की आवश्यकता नहीं थी। यहां के लोगों के पास खुदों के पास तांबा था। यहां के लोगों के पास खुदों के पास तांबा था और इन्हें दूर से तांबा लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब यही निकल कर आता है। ठीक है ना, इसीलिए गणेश्वर को
तांबे की, इसीलिए गणेश्वर को तांबे की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांबे की जननी कहा जाता है। जी हां, गणेश्वर को तांबे की जननी कहा जाता है। जो ये गणेश्वर है इसे क्या कहा जाता है? तांबे की जननी कहा जाता है। जी हां, तांबे की जननी कहा जाता है क्योंकि यहां पर तांबे के औजार हमें बहुत शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। जिन औजारों में 99% तांबा था, जिन औजारों में 99% तांबा था, इसीलिए कहा जाता है ये जो गणेश्वर था ये तांबे की जननी था। क्या था? तांबे की जननी था, क्योंकि शुद्ध तांबे के रूप में यहां से औजार प्राप्त होते हैं। गीता जी नमस्कार। तो यहां से शुद्ध प्राप्त होते हैं। एक प्रश्न और है कि स्टूडेंट जहां पर कंफ्यूज होते हैं, एक प्रश्न और है जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एक है आहड़ है। कौन सा है? आहड़। जो ये आहड़ है, आहड़ से हमें सर्वाधिक तांबे के औजार हमें यहां से भी प्राप्त होते हैं, लेकिन इसे ताम्रवती कहा गया है। स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं, एक ताम्रवती में कंफ्यूज होते हैं और एक तांबे की जननी में कंफ्यूज होते हैं। इन दो चीजों में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन होता है आपको कि ताम्रवती क्या है और तांबे की जननी क्या है। भाई ताम्रवती उसे कहा जाता है आहड़ को, क्योंकि वहां से सर्वाधिक तांबे के औजार प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे ताम्रवती कहा जाता है आहड़ को। लेकिन तांबे की जननी उसे कहा जाता है जो तांबे को जन्म देने वाली हो, वो कहा जाता है गणेश्वर को, क्योंकि यहां से शुद्ध रूप में हमें तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगली बात, जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, समझना थोड़ी देर, बहुत अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की जब हम बातें करते हैं, जो ये हड़प्पा सभ्यता है इसे 3 भागों में बांटा गया है मुख्यतः। एक है प्राक हड़प्पा उसे कहा जाता है जो हड़प्पा से पहला का है, जिसका समय है 3500 से 2600 ईसा पूर्व। जी हां, 3500 से 2600 ईसा पूर्व। जी हां, इसके बाद आता है हड़प्पा काल। हड़प्पा काल की जब मैं बात करता हूं तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व। जी हां, 2600 से 1900 ईसा पूर्व जो समय है वो किसका है? हड़प्पा काल का है। इसके बाद एक आता है उत्तर हड़प्पा काल, एक आता है उत्तर हड़प्पा काल। जब इसकी हम बात करते हैं तो 1900 से, जी हां, 1900 से 1300 ईसा पूर्व इसका समय है जो उत्तर हड़प्पा काल है। अब आप समझना, हमारा जो गणेश्वर है, हम बात कर रहे हैं गणेश्वर की। किसकी बात कर रहे हैं? गणेश्वर की। अब जो ये हमारा जो गणेश्वर स्थल है, इसकी जब बात करते हैं तो ये 2800 ईसा पूर्व का है। कौन से समय का है? 2800 ईसा पूर्व का है। आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी हां, आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं प्राक हड़प्पा के साथ। आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? प्राक हड़प्पा के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो ये स्थल है गणेश्वर। अगली बात, जब इसे आप प्राक हड़प्पा के साथ कनेक्ट करेंगे, जब बात की जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात कहां से करते थे? जी हां, तांबे का आयात कहां से करते थे? तो याद रखना, जो ये गणेश्वर जो स्थल है यहां से हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात करते थे। और हम ये भी कह सकते हैं जो ये गणेश्वर स्थल है ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए तांबे का निर्यात करता था। क्या करता था? निर्यात करता था। ये प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से भी कनेक्ट करके पूछ लिया जाता है, और ये जो प्रश्न है ये प्रश्न राजस्थान की सभ्यता से कनेक्ट करके भी पूछ लिया जाता है। इसी गणेश्वर से तांबे का निर्यात होता था, हड़प्पा काल के लोगों के लिए होता था, क्योंकि जो हड़प्पा काल के जो लोग हैं, जिसे हम प्राक हड़प्पा कह रहे हैं, ये लोग भी इसी समय के हैं। तो इसी समय ये यहां पर ये निर्यात किया जाता था। तांबा यहां से निर्यात किया जाता था जी। और आज भी हम बात करें, आज भी जो राजस्थान है, खेतड़ी है, वहां से तांबा आज भी निर्यात किया जाता है, और ये निर्यात पहले भी किया जाता था। जी हां, पहले भी निर्यात किया जाता था। बाकी चीजें बात करें हम, यहां से तांबे के मछली पकड़ने के, यहां से तांबे के मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त होते हैं तांबे के। अब देखो, रटने का नहीं होता इतिहास जो है या कोई भी सब्जेक्ट रटने का नहीं होता। जब यहां से मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त होते हैं
तो ये मछलियों को क्या करते थे, पकड़ते थे। क्या करते थे, मछली को पकड़ते थे। अब जो ये मछली को पकड़ेंगे तो मछली कोई हल चलाने में तो काम आएगा नहीं। जी हां, जो मछली है वो हल चलाने में काम नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, मछली को खाएंगे। क्या करेंगे, मछली को खाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं जो गणेश्वर के जो लोग थे, जी हां, हम ये कह सकते हैं जो गणेश्वर के जो लोग थे वो मांसाहारी थे। क्या थे, मांसाहारी थे। हम बात करें जैसी जैसी हमें चीजें प्राप्त होगी, यस, जैसी जैसी हमें चीजें प्राप्त होगी वैसे ही हम इसकी एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है जो साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य जो खुद नहीं बोलते, उन्हें बुलाने का काम एक इतिहासकार करता है। कौन करता है, इतिहासकार करता है। अगर हम बात करें तो जो यहां के जो लोग थे वो कैसे थे, मांसाहारी थे, ठीक है ना। अब एक बात है, आजकल एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है मृदभांड का। मृदभांड का आजकल एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जी हां, मृदभांड का प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। भाई कहां से कैसा मृदभांड प्राप्त होता है, कौन से समय से कैसा मृदभांड प्राप्त होता है, कहां से किस तरीके से प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हम बात करें यहां के जो मृदभांड थे गणेश्वर के, जी हां, गणेश्वर के जब हम मृदभांड की बात करते हैं तो यहां के मृदभांड काले एवं नीले थे। जी कैसे थे, काले एवं नीले थे। यहां के जो मृदभांड थे वो काले एवं नीले थे। जी हां, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मृदभांड वाला जो प्रश्न है वो परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो हम बात करें जो यहां के जो मृदभांड थे, काले एवं नीले यहां के मृदभांड थे। जी हां, काले एवं नीले यहां के मृदभांड थे क्योंकि मृदभांड वाले जो प्रश्न हैं वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए काले एवं नीले यहां के मृदभांड थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें यहां से तांबे के और क्या क्या औजार मिलते हैं, कुल्हाड़े प्राप्त होते हैं। जी हां, क्या प्राप्त होते हैं, कुल्हाड़े प्राप्त होते हैं। तीर भी प्राप्त होती है तांबे की, भाले प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, भाले प्राप्त होते हैं। और अगला है तांबे की सुइयां प्राप्त होती है। जी हां, सुइयां प्राप्त होती है। और मछली पकड़ने के, जी हां, मछली पकड़ने के कांटे भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें हमने अभी आपको बताया था। ये जो तांबे के जो औजार हैं ये यहां से प्राप्त होते हैं। जी हां, ये यहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और तांबे की चूड़ियां भी प्राप्त होती है, तो ये चीजें यहां से प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम बात करें जो ये गणेश्वर जो है ये कांतली नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है, कांतली नदी है साहब। नदी का नाम क्या है, कांतली नदी है भाई, ठीक है ना। अब हम बात करें जो ये कांतली नदी है, इस कांतली नदी में वर्तमान में पानी नहीं आता। कांतली नदी वर्तमान में ये कांतली नदी सूखी हुई है, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं गणेश्वर की, जब हम बात करते हैं आज से हम बहुत समय पहले की जब हम बात करते हैं तो उस समय इस कांतली नदी के अंदर पानी आया करता था, उस समय इसके अंदर जल आया करता था। क्योंकि वो हमें कैसे पता चलता है, समझना, कांतली नदी जो है इसमें जल आता था, पानी आता था, वो हमें कैसे पता चलता है, हमें यहां से पत्थर के बांध प्राप्त होते हैं। जी हां, पत्थर के क्या प्राप्त होते हैं, बांध प्राप्त होते हैं पत्थर के। जी हां, जब पत्थर के बांध प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब यह है इस कांतली नदी में क्या आती थी, बाढ़ आती थी। क्या आती थी, बाढ़ आती थी। क्या आती थी, इसमें बाढ़ आती थी। जो इसका पानी का जो बहाव था कांतली नदी का वो बहुत ज्यादा था, इसीलिए लोगों ने पत्थर का क्या बनाया था, बांध बनाया था। क्योंकि उस समय इसके अंदर बाढ़ आया करती थी, इसीलिए पत्थर का बांध बनाया गया था। और जो लोग थे उस समय के, जो हमारे पूर्वज जो लोग थे, उन्होंने क्या किया था, समझना, पत्थर के बांध तो उन्होंने बनाए ही थे। जी हां, पत्थर के बांध तो उन्होंने बनाए ही थे। और बाढ़ से बचाव के लिए अगर वो ईंटों के मकान बनाते, कच्ची ईंटों के, तो मकान गिर जाते। अपनी व्यवस्था के अनुसार इन्होंने पत्थर के मकान बनाए थे। किसके, पत्थर के मकान इन्होंने बनाए थे। जी हां, अब हम बात करें इसी गणेश्वर से पत्थर के मकान प्राप्त होते हैं क्योंकि बाढ़ बहुत ज्यादा आया करती थी। जी हां,
जो बाढ़ थी, बाढ़ बहुत ज्यादा आया करती थी, इसलिए लोगों ने जो मकान जो बनाए थे वो किसके बनाए थे? पत्थर के मकान बनाए थे। और पत्थर का ही हमें यहां से बांध प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बांध प्राप्त होता है। तो यह था हमारा गणेश्वर स्थल, जो नीम का थाना सीकर जिले में स्थित है और कांतली नदी पर स्थित है। इसे ताम्रवती कहा जाता है, ताम्र की जननी कहा जाता है, क्योंकि 99% जो यहां से औजार प्राप्त होते हैं वो तांबे के औजार प्राप्त होते हैं। जी हां, 99% औजारों के अंदर क्या था? तांबा था। तो ये स्थल था हमारा गणेश्वर स्थल था, जो हमारा राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित था। और हमारी जो ये क्लास है 8 बजे हमारी ये क्लास मॉर्निंग में चलती है। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।